पार्ट 15 आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरा कारवां। फाइनल मुकाबला खत्म होने के बाद एक हड़बोंग सी मच गई थी। कूची को ट्रॉफी मिलते ही उसके दोस्तों ने उसे कंधों पर उठा लिया था और वो लोग एक जुलूस की सूरत में जिम्नेजियम से बाहर निकल आए थे। मैंने उस मुश्तबा शख्स को भी हुजूम के साथ बाहर निकलते देखा था। मेरा ख्याल था कि अगर वो जनरल खोराट का ही आदमी है तो हमारा पीछा करेगा, लेकिन जिम्नेजियम से बाहर आते ही वो गायब हो गया। ये उसके 3 रोज बाद की बात है। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। हमारे जिम्नेजियम में स्टूडेंट्स की स्पेयरिंग हो रही थी। कुछ तमाशाई भी मौजूद थे। मेरी बारी आई तो तमाम लड़कों और तमाशाइयों ने बड़े पुरजोर अंदाज में तालियां बजाई थी। स्पेयरिंग दरअसल मार्शल आर्ट्स में फाइट की इब्तिदाई मशक होती है, जिसमें तालिबे इल्म को हमले और दिफा की तकनीक से आगाह किया जाता है। मेरी स्पेयरिंग सबा नामी एक मिस्री लड़के से थी। वो बड़ा ब्रिलियंट लड़का था और 1.5 साल से इस कैंप में प्रैक्टिस कर रहा था। एक मर्तबा टूर्नामेंट भी जीत चुका था। दूसरे राउंड में उसने मुझे एक जोरदार साइड किक लगाई थी और फिर चॉप मारने के लिए मेरी तरफ लपका। मैंने चॉप ब्लॉक करने के लिए हाथ उठा दिया था, लेकिन सबा हमलावर होने की बजाय अपनी जगह पर लड़खड़ा कर रह गया। चॉप के लिए उठा हुआ उसका हाथ गर्दन पर पहुंच गया। उसके मुंह से करासी निकली और वो जमीन पर ढेर हो गया। कोची रेफरी के फराइज अंजाम दे रहा था। मेरे साथी वो भी सबा की तरफ लपका। सबा बुरी तरह तड़प रहा था। हम समझे कि उसे अचानक पेट में दर्द उठा है या ऐसी ही कोई तकलीफ हुई है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका और लड़खड़ा कर रह गया। उसका सीधा हाथ अभी तक गर्दन पर था। मैंने जैसे ही उसका हाथ पीछे हटाया, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। उसकी गर्दन में एक सुई पेवस्त थी। मेरे दिमाग में आंधियां से चलने लगी। ब्लो पाइप के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। 1-2 फिल्में भी देखी थी। एक मखसूस किस्म के पाइप या नलकी में जहर में बुझी हुई सुई रखकर फूंक मारी जाती है। सुई हदफ के जिस्म के किसी भी हिस्से में बेवस्त होकर आनन फानन उसकी जिंदगी का खात्मा कर देती है। आजकल तो ब्लो पाइप में भी जदीद टेक्निक इस्तेमाल की जाने लगी है। उसके अंदर स्प्रिंग वगैरह इस्तेमाल होने लगे हैं। फूंक मारने की जरूरत नहीं होती। नन्ना सा बटन दबाते ही सुई पाइप से निकलकर शिकार की तरफ लपकती है। कूची ने भी वो सुई देख ली। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। मैंने इधर उधर देखा। तमाशाइयों में खड़ा हुआ एक आदमी हमारी तरफ देखता हुआ पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और आंखों में वहशत सी थी। मास्टर लिशियान और कुछ दूसरे लड़के भी दौड़ते हुए रिंग में पहुंच गए। मुझे समझने में देर ना लगी कि यह हमला मुझ पर किया गया था, क्योंकि सिर्फ 1 सेकंड पहले मैं उस जगह पर था जहां सबा को सुई लगी थी। अगर मैं अपने आप को सबा के चॉप से बचाने के लिए फुर्ती से पीछे ना हटता तो वो जहरीली सुई सबा के बजाय मेरी गर्दन में पेवस्त हो जाती। वो आदमी अब दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। मैं अपनी जगह से उठकर रिंग के बाहर खड़े हुए लोगों को धकेलता हुआ उसके पीछे लपका, लेकिन एक और आदमी से टकरा कर गिरा। वो आदमी भी मेरे साथ ही गिरा था। मैंने अपने आप को उससे अलग किया और उठकर दौड़ता वक्त दरवाजे की तरफ गया। वो आदमी भी दौड़ता हुआ तकरीबन 100 गज दूर जा चुका था। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। मेरा ख्याल था वो दरिया की तरफ ही जाएगा, लेकिन वो उन पहाड़ियों में से एक तंग से रास्ते पर मुड़ गया। उन पहाड़ियों में ऐसे कई रास्ते थे जिनमें लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती थी, लेकिन उस वक्त वो तंग सा रास्ता सुनसान पड़ा था। अलबत्ता उस आदमी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। 2-3 पहाड़ियों के गिर्द चकराने के बाद वो बिलाखिर दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर आ गया। वो मुझसे अब तकरीबन 100 गज आगे था और दरियों का रस्सों वाला पुल भी ज्यादा दूर नहीं था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जब मैंने पुल पर कदम रखा तो वो मुझसे सिर्फ 20 गज आगे था। उस वक्त सामने से भी एक आदमी पुल पर आ रहा था। वो पुल के बिल्कुल वस्त में चल रहा था। मुझे पता नहीं चल सका कि मुखालिफ सिंध से आने वाले ने उस भागते हुए आदमी को रोकने की कोशिश की थी या वो दोनों महज इत्तेफाकिया तौर पर टकरा गए थे, लेकिन उस टक्कर का नतीजा बड़ा खतरनाक निकला। मुश्तबा आदमी ना सिर्फ फौरन ही संभल गया, बल्कि उसने दूसरे आदमी को उठाकर दरिया में फेंक दिया। दरिया में गिरने वाले उस शख्स की चीख बहुत भयानक थी। वो शख्स अब फिर दौड़ रहा था। मेरे और उसके दरमियान अब सिर्फ 10 गज का फासला रह गया था। रस्सों का ये पुल झूले की तरह झूल रहा था और उस पर दौड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं जानता था कि अगर वो शख्स पुल पार कर गया तो उसका हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। अब या कभी नहीं। मैंने सोचते हुए अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी, फिर फेफड़ों की पूरी कुव्वत से यल करते हुए छलांग लगा दी। उस वक्त हम पुल के वस्त में थे। मैं हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर गिरा और उसे साथ लेता हुआ पुल के तख्तों पर गिर गया। मैं उसके ऊपर से कदाबाजी खाता हुआ 2-4 फुट आगे निकल गया था और वो पीछे रह गया था। वो मुझसे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ और उसने उठकर मेरी खोपड़ी पर ठोकर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका यह हमला कामयाब नहीं होने दिया। मैंने लेटे ही लेटे बाएं हाथ से उसकी किक ब्लॉक की और उसके साथ ही एक जोरदार झटका भी दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पुश्त के बल गिरा, लेकिन उसने उठने में देर नहीं लगाई।
मैं भी फौरन ही उठ खड़ा हुआ। हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े आंखों ही आंखों में एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है मुझे उससे कोई नुमाइशी मुकाबला नहीं करना था। वो कातिल था और उसे हर सूरत में गिरफ्त में लेना जरूरी था। उसने तो मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाक से मैं बच गया था और मेरा साथी मौत की जद में आ गया था। वो शख्स जिस तरह उछल उछल कर स्टांस बदल रहा था, उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था। वो हमला करने की बजाय बड़ी तेजी से नीचे बैठा और स्विप करने की कोशिश की। मैं उसके झुकते ही समझ गया था कि वो क्या करना चाहता है। मैं बड़ी फुर्ती से उछल गया। उसकी टांगें आगे को फैली हुई थी और वो दोनों हथेलियां जमीन पर टिकाए लट्टू की तरह घूम रहा था, लेकिन वो मुझे स्विप न कर सका। आखिरी मर्तबा मैंने ऊपर उछलते ही उसे एक किक लगा दी। वो पीछे उलट गया। इस मर्तबा भी वो फुर्ती से उठ गया और इस बार उसने यके बाद दीगरे 2-3 मर्तबा स्पिन किक लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं दोनों बार अपना बचाव करने में कामयाब हो गया। उसने फौरन स्टांस बदल लिया। उसके दोनों पैर स्ट्रेट अलाइनमेंट में थे, यानी एक पैर आगे को निकला हुआ और दूसरा पीछे। मैं समझ नहीं सका कि वो मुझ पर हमला करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहता है। इस पोजीशन पर हरीफ को किक तो नहीं लगाई जा सकती थी, अलबत्ता हरीफ के वार का दिफा किया जा सकता था, या फिर वो मुझे कोई चकमा देने के चक्कर में था। लेकिन शायद उसे मेरे बारे में ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, वरना वैसी हिमाकत नहीं करता। मैंने पंच का झांसा दिया और उसके आगे को निकली हुई टांग पर शवान रियो कराटे स्टाइल की फ्रंट किक लगा दी। ये किक ऊपर से नीचे की तरफ जरा तिरछी लगाई जाती है। अगर ये किक लगाने का अंदाज नपातुला हो तो हरीफ की हड्डी के 2 टुकड़े होने में देर नहीं लगती। मैं उसके घुटने पर किक लगाना चाहता था, लेकिन ये किक लगी उसके घुटने से चंद इंच ऊपर। अगर सही जगह पर लगती तो उसका घुटना टूट जाता और वो जिंदगी भर चलने के काबिल नहीं रहता। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि किक चंद इंच ऊपर लगी थी। वो नीचे गिरा, मगर फौरन ही संभल गया। उसने बड़ी फुर्ती से अपने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाल लिया। जाहिर है वो भी कोई नुमाइशी मुकाबला करने नहीं आया था। उसे मुझे कत्ल करने के लिए भेजा गया था। उसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई थी और मेरे बजाय एक बेगुनाह मौत की घाट उतर गया था। उसने फरार होने की कोशिश की तो इत्तेफाक से मैंने ही उसे घेरा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ब्लो पाइप के वार से बच निकल गए। ये खंजर भी जहर में बुझा हुआ है। इसकी नोक भी तुम्हारे जिस्म को छू गई तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। मैंने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम मेरे पीछे आ गए हो। अब समझो तुम्हारी जिंदगी पूरी हो गई है। वो खंजर को मखसूस अंदाज में हरकत देता हुआ आगे बढ़ा। उसकी बात पर शुबे की गुंजाइश नहीं थी। वो मुझे कत्ल करने ही आया था। पहले ब्लो पाइप से हमला किया गया। वो सुई भी जहर में बुझी हुई थी। उस खंजर के भी जहर में बुझे होने पर मुझे कोई शुबा नहीं था। वो खासा हट्टा कट्टा और मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन कठिन तरीन हालात और सख्त ट्रेनिंग ने मेरी बाहों में भी कुव्वत भर दी थी। खंजर मेरे चेहरे से सिर्फ 1 इंच के फासले पर रह गया था। उसकी नोक का बहुत मामूली से चरका भी मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकता था। चेहरे और खंजर की नोक के बीच फासला बतदरीज कम हो रहा था। मेरे बचने की सिर्फ एक ही सूरत थी। मैंने घुटना उसकी टांगों में रखकर जोर से झटका दिया। नतीजा खातिरखा निकला। मेरे सीने पर उसका बोझ किसी कदर हल्का हुआ। अब मैंने पैर उसकी टांगों के बीच में फंसा दिया और उसे बतदरीज ऊपर उठाता चला गया। कलाई पर मैंने गिरफ्त ढीली नहीं की। खंजर मेरे चेहरे से दूर हटता गया। फिर मैंने अपनी टांग को जोरदार झटका दिया। वो मेरे ऊपर से होता हुआ पुश्त के बल गिरा। मैं तेजी से उठकर खड़ा हो गया। लकड़ी के तख्तों और रस्सों से बने हुए उस पुल पर भी जलजला सा आया हुआ था। मेरा दुश्मन भी बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उठकर मेरे करीब खड़ा हुआ। वो खंजर लहराता हुआ बड़े खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ा और हमला कर दिया। मैं झुकाई देकर एक तरफ हटा। खंजर की नोक मेरे बाएं बाजू पर आस्तीन को चीरती हुई गुजर गई। अगर टी शर्ट वगैरह होती तो मेरे बाजू का गोश्त कट जाता, मगर मैंने मोटे कपड़े का मखसूस ड्रेस पहन रखा था जो खासा ढीला ढाला भी था और खंजर की नोक उस लिबास को ही चीरती हुई निकली थी। मैं पुल के रस्सों के साथ खड़ा था। उस वक्त तो मेरी पेशानी भी पसीने से तर हो गई और गर्दन पर केचुए से रेंगते महसूस होने लगे। उस शख्स के हलक से कुत्ते की तरह गुर्राहटें खारिज हो रही थी। उसने एक बार फिर हमला कर दिया। इस मर्तबा मैंने हाथों से उसका वार बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुल के रस्से को पकड़कर अपनी जगह सोच ला। मेरी दोनों टांगें बैक वक्त मुख्तलिफ अंदाज में हरकत में आई थी। बाएं पैर की ठोकर उसके खंजर वाले बाजू की कोहनी पर नीचे की तरफ लगी, जबकि दाएं सीधी किक उसके मुंह पे लगी। खंजर उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दरिया में जा गिरा। मुंह पर लगने वाली किक से वो बुरी तरह चीख उठा। वो लड़खड़ा कर गिरा था। अब कुछ दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मैंने उस तरफ देखा। हमारे कैंप की तरफ से 3-4 आदमी दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे थे। वो पुल से भी दूर थे। उस आदमी ने भी
पुल की तरफ से आते हुए लोगों को देख लिया। वो उठकर मुखालिफ सिमत में भाग खड़ा हुआ, लेकिन मैंने उसे चंद कदम से ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं दिया। मैंने छलांग मारी और उसे साथ लेता हुआ नीचे गिरा। हम दोनों एक दूसरे से गत्थम गत्था हो रहे थे। ये बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि अब वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैंने उसे इस तरह दबोच रखा था कि उसका कोई बस नहीं चल रहा था। हम एक दूसरे को रगेदते हुए पुल की रेलिंग से टकरा गए। पुल की रेलिंग ऊपर नीचे मोटे मोटे 3 रस्सों पर मुश्तमिल थी। हर 2 रस्सों के दरमियान 1.5 फुट का फासला था। सबसे नीचे वाले रस्से और पुल के तख्तों के दरमियान 2 फुट का फासला था और उस तरफ निस्बतन कम मोटाई वाले रस्सों का जाल सा बना हुआ था, इसलिए तख्तों पर से दरिया में गिरने का कोई खदशा नहीं था। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा दुश्मन बहुत फुर्तीला और ताकतवर था। मैं अगरचे उसे अपने काबू में रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसने मेरे सीने पर 2-3 ठोकरें मारी और एक तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से उसके एक पैर पकड़ लिया। वो मुंह के बल गिरा। उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। उसने जोरदार झटका देकर अपना पैर छुड़ा लिया और उठकर भागना ही चाहता था कि 2 आदमियों ने बैक वक्त उस पर छलांग मार दी। वो एक बार फिर मुंह के बल गिरा और फिर उसे उठने का मौका नहीं मिल सका। उस पर घूंसों और ठोकरों की बारिश हो रही थी। 2 लड़कों ने आगे बढ़कर मुझे भी उठा लिया। मैं रस्से की रेलिंग से टेक लगाए लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो कमबख्त सांड की तरह ताकतवर था और बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी था। गालिबन वो पहला आदमी था जिससे मैं इस तरह पिटा था, लेकिन मुझे अपने पिटने का अफसोस नहीं था। अफसोस तो इस बात का था कि एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट जाया हो रहा था। जिन 2 आदमियों ने उस शख्स को गिरफ्त में लिया था, उनमें से एक तो कूची था और दूसरे का नाम मैं नहीं जानता था, लेकिन था वो भी हमारे ही कैंप का। मुझे उठाने वालों का ताल्लुक भी हमारे ही कैंप से था। कूची वगैरह उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे। साथ चलने वाले दूसरे वक्तन फवक्तन एक आध हाथ भी उसे लगा देते थे। पुल से उतरकर दरिया के किनारे पर पहुंचे तो वहां कुछ और लोग भी खड़े थे। उनमें से कुछ तो हमारे ही कैंप से थे और कुछ का ताल्लुक आसपास के कैंपों से था, जो शोर की आवाज सुनकर वहां आ गए थे। इस तरह एक जुलूस की सूरत में हम अपने जिम्नेजियम पहुंच गए। जिम्नेजियम में एक और सनसनीखेज सूरत हाल हमारी मुंतजर थी। सिर्फ चंद ही लोगों को अंदर जाने दिया गया, जबकि बाकी सब लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। मास्टर हैंगपाई भी उस वक्त जिम्नेजियम में मौजूद था और वो रिंग के रंगीन फर्श पर पड़े हुए सबा पर झुका हुआ था। सबा को गर्दन में जिस जगह वो जहरीली सुई चुभी थी, वहां तकरीबन आधा इंच चौड़ा जख्म था, जिस पर हरे रंग का कोई पेस्ट लगाया हुआ था। मास्टर हैंगपाई ने उसकी कलाई थाम रखी थी। मास्टर लीशियान भी उसके करीब बैठा हुआ था। वो उठकर मेरे करीब आ गया। मैंने सबा की तरफ इशारा करते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो वो सरगोशियाना लहजे में बोला, ब्लो पाइप की सुइयों के लिए आमतौर पर सांपों का जहर इस्तेमाल किया जाता है। मास्टर हैंगपाई सांपों के जहर का माहिर है। सबा को जहर जायल करने का इंजेक्शन दिया जा चुका है और ये गर्दन के गिर्द जख्म पर जो तुम पेस्ट देख रहे हो, ये भी खून से जहर चूस रहा है। ये पेस्ट 2 मरतबा तब्दील किया जा चुका है। कुछ देर में ये भी स्याह पड़ जाएगा तो इसकी जगह दूसरा पेस्ट लगा दिया जाएगा। शाओलिन टेम्पल में पहले हर मास्टर इस किस्म के तीर बहदफ टोटके जानता था, लेकिन अब इससे लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है। मास्टर हैंगपाई के अलावा 3 आदमी और हैं जो ये फन जानते हैं। 1 मास्टर हुवांग और 2 टेम्पल के राहिब। ये पेस्ट किस चीज का है? जड़ी बूटियों का। इन पहाड़ियों में बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, मगर उनकी शनाख्त होनी चाहिए। सबा बच जाएगा ना? बच जाने की उम्मीद तो पैदा हो गई है, मगर उसे सेहतियाब होने में 3-4 महीने जरूर लग जाएंगे। खून से जहर का असर मुकम्मल तौर पर जायल होने में इतना अरसा तो लग ही जाएगा। मैं खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। जानकी, कामनी और चीकू मेरे करीब आकर खड़ी हो गई थी। जिम्नेजियम के कुछ लड़के उस शख्स को घेरे में लिए खड़े थे जो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। मैं मुड़कर जानकी से बातें करने लगा। फिर शोर की आवाज सुनकर मैं चौंका। मुड़कर देखा तो एक अजीब मंजर नजर आया। कूची और 2 लड़के उस शख्स को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे थे। कूची ने अपने दोनों हाथों से उसका वो हाथ पकड़ रखा था जिसकी मुट्ठी बंद थी। कूची हाथ को उसके मुंह से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, मगर वो शख्स हाथ अपने मुंह तक ले जाने में कामयाब हो गया। उसकी मुट्ठी खुली और उसने कोई चीज मुंह में डाल ली। अब कूची उसके कल्ले दबा रहा था ताकि उस चीज को मुंह से निकाल सके, मगर उस आदमी ने बड़ी सख्ती से दांत भींच लिए थे और फिर उसने 2 झटके लिए और यकदम बेहिस्सो हरकत हो गया। साइनाइड का नन्हा सा कैप्सूल पेट में जाते ही फट गया था और उसकी नाक और मुंह से खून की धारें बह निकली थी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। मैं उस वक्त मास्टर हैंगपाई के गार में उसके सामने आलती पालती मारे बैठा था।
मास्टर हंग पाई अपनी मखसूस पत्थर की चौकी पर योगा के स्टांस में बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। 5 मिनट गुजर गए। मास्टर ने ना तो आंखें खोली और ना ही उसके लबों को हरकत हुई। इस दौरान में मैं गुजरे हुए वाकयात के बारे में सोचता रहा। उस शख्स ने सरीउल असर जहर खाकर अपने आप को खत्म कर लिया था। शाओलिन टेम्पल की पुलिस चौकी को उस वाक़े की इत्तला दे दी गई थी। पुलिस जिम्नेजियम के लड़कों के बयानात लिखने के बाद उस आदमी की लाश को उठाकर चली गई थी। मुझे उस मामले से अलग ही रखा गया था। मास्टर के हुक्म पर कैंप के किसी शागिर्द की जुबान पर भी मेरा नाम नहीं आया था। 7 बज गया था। उसे 2 घंटे बाद एक और इंजेक्शन दे दिया गया और फिर मास्टर उसके बारे में लिशियान को कुछ हिदायत देता हुआ अपने खिलवतगाह में आ गया था। चंद मिनट पहले मुझे मास्टर का पैगाम मिला था। उस वक्त भी मास्टर उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। कदमों की आहट पाकर उसने मेरी तरफ देखा, बैठने का इशारा करके फिर आंखें बंद कर ली। 2 मिनट और गुजर गए। फिर मास्टर ने आंखें खोल दी। एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे वो नजरें मेरी आंखों के रास्ते दिल की गहराइयों में उतरती जा रही हैं। मेरे पूरे बदन में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। वजदान, मास्टर ने कहना शुरू किया। वांग वंग याई ने मुझे फोन पर तुम्हारे बारे में इत्तला दी थी, तो ये भी बताया था कि कुछ दुश्मन तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो दुश्मन कौन है और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तुमने भी आज तक इस सिलसिले में जुबान नहीं खोली। क्या तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर? अगर भरोसा ना होता तो मैं कभी इस तरफ का रुख नहीं करता। तो फिर तुमने अब तक अपनी जुबान क्यों नहीं खोली? मैं हर जगह अपने दुख का अफसाना सुनाकर आप अपने आप को मजलूम नहीं साबित करना चाहता। यहाँ मुझे आपकी इतनी तवज्जो, इतनी मोहब्बत और हमदर्दी मिली है कि मैंने अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं समझी। आधा घंटा पहले टेलीफोन पर वांग वंग या से मेरी बात हुई है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी दास्तान तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मास्टर को अपनी दास्तान सुनाने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, मेरा ख्याल था कि गोल्डन ट्रायंगल से फरार के बाद उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन आज का वाकया, इस वाकये ने मुझे याद दिला दिया है कि मेरी जान के दुश्मन मुझे भूले नहीं हैं। गोया तुम्हें अंदाजा हो गया कि ब्लो पाइप की जहरीली सुई से वो हमला सबा पर नहीं बल्कि तुम पर किया गया था। यस मास्टर, मैंने हमलावर का पीछा करके उसे पुल पर पकड़ लिया था, जहां उसे जहर में बुझे हुए खंजर से मुझे फिर कत्ल करने की कोशिश की। मैं उससे मालूम करना चाहता था कि उसने मुझ पर हमला किस कीमत पर किया है, लेकिन उसने जहरीला कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली। उस खंजर की नोक अगर तुम्हें लग जाती ना, तो तुम अगला सांस नहीं ले सकते थे। मास्टर ने वो खंजर पत्थर की चौकी से निकालकर मेरे सामने रख दिया। पर यह खंजर तो दरिया में गिर गया था ना? नहीं, यह खंजर उस जगह से चंद गज दूर पुल के एक रस्से में अटका हुआ था जहां तुम्हारी फाइट हुई थी। मनशान एक बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था। आज तक कोई आर्टिस्ट उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सका। जिसने उसे चैलेंज किया उसे रिंग से स्ट्रेचर पर ही ले जाया गया था। आप जानते हैं उसे? उसे सभी जानते हैं। उसमें खराबी ये थी कि वो मतलून मिजाज था, कहीं एक जगह टिकता नहीं था। उसके दिमाग में भी गर्मी भरी हुई थी। वो तो अपने मास्टर को भी आंखें दिखाने लगा था। इसके बाद से ही वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, कभी एक जिम्नेजियम तो कभी दूसरा। वो हमारे जिम्नेजियम में भी अक्सर आया करता था, लेकिन रात को वो शायद तमाशाइयों में छुप कर खड़ा हो गया था, इसलिए किसी की नजरों में नहीं आ सका। उसने ब्लो पाइप से निशाना तुम्हें ही बनाया था, मगर जद में सबा आ गया, और अगर तुम मनशन को ताड़ ना लेते तो शायद वो वहां से भागने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन तुम चीख कर उसकी तरफ लपके तो वो खतरा महसूस करते ही भाग खड़ा हुआ, और फिर तुमने जिस तरह उसे बेबस करके पकड़ा वो काबिल तारीफ है। लेकिन मुझे ये अफसोस रहेगा कि वो उस शख्स का नाम बताए बगैर ही मर गया जिसने उसे ये खिदमत दी थी। चंद रोज पहले जानकी ने एक मुश्तबा आदमी को देखा था मास्टर। वो खुद सामने नहीं आया। मुझे ठिकाने लगाने के लिए उसने मनशन की खिदमत हासिल कर ली, और मुझे यकीन है कि दोबारा भी इस किस्म की कोशिश जरूर की जाएगी। अब मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, मगर तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। मैं तुम्हें जाती दिफा के हक से महरूम नहीं करना चाहता, लेकिन दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। और फिर मास्टर हैंग पाई का लेक्चर शुरू हो गया, जो 1 घंटे तक जारी रहा। अगली सुबह एक और सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। मैं और जानकी हस्बे मामूल 5:30 बजे पहाड़ी पर पहुंचे। मास्टर हैंग पाई भी हस्बे मामूल पहले से वहां मौजूद था। उसके पास 2 थैले रखे थे। दोनों थैलों के मुंह डोरियों से बंद थे, और हरकत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनमें अलग अलग कोई जानवर बंद है। लेक्चर खत्म करने के बाद मास्टर ने बड़ा थैला खोल लिया
اس میں بلی کی جسامت کا کوئی جانور تھا جو اس علاقے میں عام پایا جاتا تھا۔ ماسٹر اس جانور کو گود میں لیے کچھ دیر تک اس کے بالوں پر ہاتھ پھرتا رہا، پھر قریب پڑا وہ خنجر اٹھا لیا جس سے گزشتہ رات منشن نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماسٹر نے خنجر کی نوک اس جانور کے جسم پر رکھ کر ہلکا سا چرکا لگایا۔ وہ جانور تڑپ کر ماسٹر کے ہاتھ سے نکلا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک زمین پر تڑپا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جس جگہ چرکا لگایا گیا تھا وہاں سے صرف 2-3 قطرے خون ہی نکلا تھا، جس کا مطلب تھا کہ چرکا بہت معمولی تھا، لیکن خنجر کے زہر نے اسے آنن فانن ختم کر دیا تھا۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا تھا۔ میں بھی یہ صورتحال دیکھ کر ایک لمحے کو کانپ کر رہ گیا۔ گزشتہ رات اگر اس خنجر کی نوک بھی میرے جسم کو چھو جاتی تو میں اس وقت یہاں بیٹھا یہ سب دیکھ نہ رہا ہوتا۔ یہ تو بہت چھوٹا سا جانور ہے۔ اگر اس خنجر کی نوک کسی ہٹے کٹے صحت مند آدمی کے جسم کو بھی چھو جائے نا تو اسے بھی آخری سانس لینے میں 1 منٹ سے زیادہ کرنے کا وقت نہیں لگے گا۔ اس نے دائیں ہاتھ میں خنجر پکڑ رکھا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کو آگے بڑھایا اور خنجر کی نوک کلائی کے قریب بازو پر پھیری۔ ماسٹر کے بازو پر تقریباً 2 انچ گہری لکیر بن گئی جس سے خون رسنے لگا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں ماسٹر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ماسٹر ابھی تڑپنا شروع کر دے گا اور 1 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے گا، مگر ماسٹر کے چہرے پر طمانینت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جانکی بھی وحشت زدہ نظروں سے ماسٹر کے بازو کو دیکھ رہی تھی۔ 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ، 3 منٹ۔ ماسٹر اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ میں وحشت زدہ سی نظروں سے ماسٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی نے زمین پر پڑا ہوا دوسرا تھیلا اٹھا لیا اور اس کے منہ پر بندھی ہوئی ڈوری کھولنے لگا۔ پھر اس تھیلے سے ایک سانپ کو برآمد ہوتے دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا محسوس ہوا۔ زرد رنگ کا وہ سانپ تقریباً 1.5 انچ موٹا اور 2.5 فٹ لمبا تھا۔ زرد رنگ کی جلد پر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے سیاہ دھبے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماسٹر نے اس سانپ کو گردن سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ اس خطے کا سب سے خطرناک سانپ ہے۔ یہ جس کو ڈس لیتا ہے اسے اگلے سانس لینے کا موقع نہیں ملتا، لیکن قدرت نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی قوت مدافعت موجود ہے، مگر وہ انہیں استعمال کرنا نہیں جانتا۔ قدرت نے انسان کے لیے ایسی جڑی بوٹیاں بھی پیدا کی ہیں جن میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، مگر انسان ان تمام چیزوں سے غافل ہو گیا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں سے بھی محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ماسٹر بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھا رہا تھا۔ سانپ کی 2 شاخہ زبان بار بار لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ماسٹر نے سانپ کا منہ اپنے گلے سے ذرا نیچے نے برہنہ سینے پر رکھ دیا اور اس کی گردن کو چھوڑ دیا۔ گردن چھوٹتے ہی سانپ کا پھن پھیل گیا۔ اس کے منہ سے پھنکار سے نکلی اور اس نے ماسٹر کے سینے پر منہ مار دیا۔ میرا خیال تھا کہ سانپ کے ڈستے ہی ماسٹر ہینگ پائی ڈھیر ہو جائے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ماسٹر تو اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا، البتہ سانپ اس طرح لہرانے لگا جیسے نشہ چڑھ گیا ہو، اور پھر وہ ماسٹر کی گود میں گر گیا۔ اس کا زرد جسم 100 بل کھا رہا تھا اور پھر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ ماسٹر نے سانپ کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ پھر میں نے ماسٹر کے سینے کی طرف دیکھا۔ جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں خون کا ایک ننھا سا قطرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں نے کہا تھا نا کہ قدرت نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے یا انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے اندر یہ صلاحیت اجاگر کی ہے کہ دنیا کا کوئی زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس صلاحیت کو اجاگر کرنے میں چند جڑی بوٹیوں کے استعمال کے علاوہ مارشل آرٹ کو بھی بڑا دخل حاصل ہے۔ مارشل آرٹ پر عبور حاصل کیے بغیر کوئی صلاحیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ فن دلچسپ بھی ہے اور پراسرار بھی، اور یہ جگہ شاولن ٹیمپل اس سے زیادہ پراسرار۔ اس فن کو شاولن ٹیمپل نے جو ترقی دی ہے وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ شاولن ٹیمپل کے بدھ بھکشوؤں نے اس فن کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زمانہ قدیم کے بدھ بھکشو اس فن کے ذریعے اس قدر روحانی قوت حاصل کر چکے تھے کہ وہ ہاتھ کی ایک ضرب سے درجن بھر نیچے اوپر رکھی ہوئی اینٹیں توڑ دیتے تھے۔ آنکھیں بند کر کے اڑتی چڑیا کا پر اس طرح نوچ لیتے کہ چڑیا کو اس کی خبر تک نہیں ہو سکتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بدھ کے ان پیروکاروں نے پراسرار قوتیں کس طرح حاصل کی؟ کیا یہ مارشل آرٹس کا کمال تھا یا اس میں کوئی اور روحانی قوت پوشیدہ تھی؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ روحانی قوت ہی تھی جو شاولن ٹیمپل کے ان بدھ بھکشوؤں نے مارشل آرٹس کے ذریعے حاصل کی تھی۔ آج کے دور میں صرف 2-4 ایسے ماسٹر موجود ہیں
जिन में मार्शल आर्ट्स की पुरस्कार कुव्वतें मौजूद हैं। वो इस फन को दूसरों में मुंतकिल करना चाहते हैं, मगर किसी में इतना हौसला नहीं जो इतनी कठिनाइयां बर्दाश्त कर सके। तुम, बहुत अरसे बाद तुम्हारी सूरत में मुझे वो शख्स नजर आ रहा है जो अपने अंदर हौसला रखता है और इस कठिन रास्ते पर चल सकता है। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा मास्टर। हमारा उस दिन का लेक्चर खत्म हो गया। पहाड़ी से उतरकर मैं और जानकी हस्बे मामूल कुछ देर तक पहाड़ी रास्तों पर जॉगिंग करते रहे। मास्टर का लेक्चर खत्म होने के बाद मैं और जानकी 40 से 50 मिनट तक जॉगिंग करते और आखिर में दौड़ लगाते। उस रोज जिम्नेजियम में क्लास शुरू होते ही लिशियान के लिए मास्टर हेंगपाई का बुलावा आ गया। वो मास्टर से मुलाकात करके तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया तो देर तक गहरी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। मुझे समझने में देर ना लगी कि उसे मेरे बारे में कुछ खास हिदायत दी गई थी। क्लास खत्म होने के बाद मैं सबा को देखने के लिए चला गया। वो अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। आंखें बंद थी और होठों पर हल्की सी नीलाहट थी। गर्दन के जख्म पर बैंडेज लगी हुई थी। उसका सांस कभी तेज हो जाता और कभी हल्का। उस वक्त कूची भी मेरे साथ था। मैं उसकी तरफ मुड़ गया। क्या कैफियत है इसकी अब? जहर का असर थोड़ा बहुत बाकी है, मगर खतरे से बाहर है। इसे मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने में 3 से 4 माह लग सकते हैं। मुझे सबा की हालत पर अफसोस हो रहा था। बेचारा बिला वजह इस कर्ब में मुब्तला हो गया था। मेरी शोहरत अब चारों तरफ फैल चुकी थी। इसमें शुबा नहीं कि मंगशोल कैंप पहले ही खासी शोहरत रखता था, लेकिन मेरे नाम के साथ उसकी शोहरत में मजीद इजाफा हो रहा था। हर तरफ मेरे ही चर्चे थे। हर शख्स की जुबान पर एक ही बात थी, मंगशोल में एक नया लड़का आया है जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर वह ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा करता रहा तो लोग शाओलिन टेम्पल के मास्टरों को भूल जाएंगे और सिर्फ फजदान का नाम याद रखेंगे। कातिलाना हमले वाले वाक़े के बाद कई रोज सुकून से गुजरे। ये बात हर शख्स तक पहुंच गई थी कि मैंने उस रात मनशन को मार मार कर अधमुआ कर दिया था और पकड़े जाने के बाद इंतकाम के खौफ से उसने जहरीला कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली थी। उस वाक़े के बाद किसी ने मुझे चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। मास्टर लिशियान ने कई आदमी उस मुश्तबा शख्स की तलाश में छोड़ दिए थे जिसके बारे में मुझे शुबा था कि वो मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाने में मुलव्विस है। उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं था, मगर उसका हुलिया सबको बता दिया गया था। थोड़ी पर दाएं तरफ छोटा सा सयाद हब्बा उसकी शनाख्त थी। उसके साथ ही यकसियान की तलाश भी जारी थी, मगर वो दोनों गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुके थे। कई दिन गुजर गए। फिर एक रोज सुबह सवेरे मास्टर लिशियान मुझे और जानकी को लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल गया। पहाड़ियों में चकराते हुए तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद हम दरिया के किनारे गार में पहुंचे। ये गार अंदर से बहुत कुशादा था और उसके आखिरी हिस्से में वाक़े एक और तंग से गार में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होती थी। लिशियान ने 2-4 चीजें निकाल ली। उनमें मिट्टी की बनी हुई एक भट्टी भी थी जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म पर रेत का ढेर लगा था। उसने भट्टी में लगे हुए बर्नर को शोला दिखा दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद रेत तप गई और मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। गर्म रेत में हाथों को दबाए रखना खासा अजियतनाक था। ये प्रैक्टिस मैं बैंकॉक के नवा में जंगल वाले कैंप में भी कर चुका था। उसकी ट्रेनिंग मुझे मास्टर हांगसू ने दी थी, लेकिन यहाँ इसमें जरा तब्दीली थी। गर्म रेत में हाथ रखने के बाद रेत से भरे हुए बैग्स पर पंचिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती। उसके साथ ही सीजर हैंड डिफेंस की प्रैक्टिस भी कराई जा रही थी। ये प्रैक्टिस तुम्हारे हाथों में सख्ती पैदा करने के लिए है। जब तुम हरीफ के मुक्के से बचने के लिए सीजर हैंड डिफेंस की ट्रेनिंग इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी कलाइयों में दबकर हरीफ के हाथ की हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी और वो जिंदगी भर अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मास्टर लिशियान मुझे खड़ा बताता रहा कि हैंड डिफेंस टेक्निक किस तरह इस्तेमाल की जाती है। जानकी भी मेरे साथ ये टेक्निक सीख रही थी, लेकिन उसे गर्म रेत में हाथ दबाने को नहीं कहा गया। दोपहर तक हमारी ये प्रैक्टिस जारी रही और फिर हम गार के दहाने में बैठ गए। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो रहा था और ठंडी हवा बड़ी भली लग रही थी। मेरी प्रैक्टिस फिर शुरू हो गई और यह सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। अपने कैंप की तरफ वापस जाते हुए 2 आदमियों से मेरा आमना सामना हो गया। अजीब से हुलिये थे उनके, मैले कुचले कपड़े, बेतहाशा बढ़े हुए बाल और दोनों की आंखें सुर्ख थी जैसे नशा करने के आदी हों। उस गार में प्रैक्टिस करते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। उस रोज दरिया में कश्ती पर 4 आदमियों को देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। मेरे चौंकने की वजह यकसियान था जो हमारी ही तरफ देख रहा था। मैंने मास्टर लिशियान को उसकी तरफ मुतवज्जो किया तो उसकी पेशानी पर भी लकीरें सी उभर आईं।
کشتی کنارے پر رک گئی تھی. 2 آدمی نیچے اتر گئے اور کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ آگے چلی گئی. وہ دونوں آدمی اوپر آ رہے تھے. ماسٹر نے جانکی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں غار کے دہانے سے نکل کر نیچے اترنے لگے. یہاں پر پارٹ 15 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 16 سماعت فرمائیں.